बायोलॉजी विषय की टेंशन होगी सदा के लिए समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेकर के आया है शून्य से शिखर तक का अद्भुत प्रयास। यह प्रयास आप सभी मित्रों के लिए, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी, जीआईसी, नीट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे बायोलॉजी आपसे पूछा जाता है, क्लास 11-12 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का सार लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं स्टडी विद प्रदीप के साथ शून्य से शिखर का संकल्प आप सबके द्वारा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग एक नए वीडियो को स्टार्ट किए हैं, नया प्रारूप है और इस नए प्रारूप का उद्घाटन यहां से हम कर रहे हैं कि आप एक एक चीजों को सीख पाएं और समझ पाएं। चाहे आपकी पठन पाठन प्रक्रिया चल रही है या आपकी पठन पाठन प्रक्रिया बंद है, ये सभी चीजों के लिए, सबके लिए है। अद्भुत प्रयास है। इसे इतना जोड़ा गया है कि सूक्ष्म से लेकर के और दीर्घ तक सभी चीजें इसमें समाहित हैं। आज हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर क्लास 11 का, और 120 दिन का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम डे है, आप ऊपर कॉलम पे देख पाए होंगे थंबनेल पे। 120 दिन में आपके 38 चैप्टर, जो 22 चैप्टर क्लास 11 के हैं और जो आपके 16 चैप्टर क्लास 12 के हैं। नए साल के एनसीईआरटी मत देखिएगा, पिछले साल के एनसीईआरटी देखिए। तो टोटल 38 चैप्टर का ओरा न्यारा हमें करना है और 120 दिन का लक्ष्य रखा गया है। इस 120 दिन में आपके वीडियोज की मात्रा हो सकती बढ़ जाए, फिर भी आज हम लोग प्रथम डे है और प्रथम दिन प्रयास अपना शुरू करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं किए हैं तो। चूंकि अब हम लोग प्रयास शुरू करने जा रहे हैं शून्य से शिखर का, और इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ए टू जेड सब कुछ कवर करने वाले हैं। पहला आपकी इकाई जो है, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इकाई की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इकाई नंबर 1 है आपकी, हिंदी मीडियम में चलेंगे, सजीव जगत की विविधता। ठीक है, इकाई का नाम है सजीव जगत की विविधता। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका नाम है सजीव जगत की विविधता। आप सब जानते हैं कि हमारे सजीव जगत में बहुत विविधता है। जैसा कि आप डब्ल्यू.जी. रोजन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसका प्रथम जो चैप्टर हो जाता है वह चैप्टर आपका हो जाता है सजीव जगत, या प्रथम चैप्टर के, अगर इसमें 4 चैप्टर हैं आपके। अगर प्रथम चैप्टर की बात करें तो उसे कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड, यानी सजीव जगत। अगर दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। हमने कहा ना, हम ए टू जेड सब कवर करेंगे। हम सिलेबस पे एक नजर डाल लें, फिर उसके बाद टॉपिक भी आज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में टॉपिक भी स्टार्ट। तीसरा है जगत पादप, और फोर्थ जगत का नाम है जगत या जंतु जगत, कहीं कहीं लिखा रहता है जगत जंतु। ठीक है, पहले चैप्टर की जो टॉपिक है, पहली टॉपिक आपके बुक में पूछी गई, सजीव क्या है। यहां से शुरू होती है कहानी। सजीव क्या है इसको समझेंगे, एक एक चीज को बहुत बारीक से समझने का प्रयास करेंगे। और किसी के लेवल पे, आप किसी भी लेवल, मैंने कहा ना, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी, जेएसएससी और जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आपकी इंटरमीडिएट की हो या आपकी नीट की हो या आपकी जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, आप ये मान चले पीसीएस वाले हो, आईएएस वाले हो, सबके लिए यह एनसीईआरटी का निचोड़ 120 दिन में आपके पास होगा और इसमें से आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे भरोसा कर रहा हूं। आज आपका 16 अप्रैल है और इस 16 अप्रैल से लेकर के, और मैं 4 महीने बाद आपको कंप्लीट इस वीडियो को दे दूंगा। आपको पूरा एनसीईआरटी आपके साथ कंप्लीट होगा। 4 महीने का वक्त चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सजीव जगत का पहला टॉपिक है आपका सजीव क्या है, और यहां से टॉपिक आपकी स्टार्ट होती है। फिर इसी में आ जाता है सजीव के कुछ लक्षण, सामान्य लक्षण बताते हैं, फिर सजीव जगत की वर्गीकरण, उसका नामकरण, फिर उसका टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सब करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर वहां पे हर्बेरियम के बारे में पढ़ना है, बॉटनिकल गार्डन पढ़ना है, जूलॉजिकल पार्क पढ़ना है। और इतना ही नहीं, इतना पढ़ने के साथ ही साथ आपको उसके सीट के बारे में पढ़ना, हर्बेरियम सीट क्या होती है, वहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं हर्बेरियम सीट से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। कहने के लिए तो छोटा चैप्टर, लेकिन बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे
आपसे पूछ लिया जाता है लोक्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, या पेलेजिक किसे कहते हैं, ठीक है, बेंथिक किसे कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो ये पजल करते हैं। कहने के लिए तो एक टर्म है, लेकिन जब एग्जाम में हमारे सामने आता तो हमें पजल करता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर में आ जाए तो 5 जगत वर्गी, पहले 2 जगत वर्गीकरण की बात की गई। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई एरिस्टोटल की। दूसरे चैप्टर में अगर एनसीईआरटी की हम बात करें, पहले एनसीईआरटी पे नजर डाल लें तो एनसीईआरटी पे अगर यहाँ पे देखें, पहले एरिस्टोटल की बात की गई कि उन्होंने पादप को 3 भागों में बांटा था। बताइए, साकी पौधे, झाड़ियां और पेड़। और उसके बाद फिर बात की गई कि इन्होंने जंतुओं के 2 भाग में बांटा था, लाल रक्त कणिकाओं के पाने के आधार पे और लाल रक्त कणिकाओं की अनुपस्थिति के आधार पे। ये आपके पहले पैरा में लिखा गया। दूसरे पैरा में लिखा गया है, आपका एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर दूसरे पैरा में लिखा गया है लीनियस के बारे में, कि लीनियस ने कैसे अपनी बुक पब्लिश की और लीनियस ने कैसे 2 किंगडम, 2 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया, जिसका नाम था जगत पादप और जगत जंत। लेकिन इनकी गलती क्या थी, उसके बाद इनकी ड्रामेरिट लिखी गई तीसरे पैराग्राफ में। फिर उसके बाद एक टेबल दिया गया है, आपने टेबल देखा होगा, उस टेबल के बारे में। और उस टेबल से जब हटते हैं तो फिर आपको आर्य छुटेकर के बारे में बताते हैं, यानी 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। फिर 5 जगत वर्गीकरण की कमियां बताई जाती उसी पैराग्राफ में। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक एक जगत पढ़ने के लिए दिया जाता है, जैसे मोनेरा जगत, फिर उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आप प्रोटिस्टा में जाते हैं, प्रोटिस्टा के 4-5 ग्रुप दे दिए गए हैं, उसको पढ़ना है। फिर आप फंजाई में जाते हैं, प्लांटी में जाते हैं, एनिमेलिया में जाते हैं। लेकिन प्लांटी एनिमेलिया को डिटेल में नहीं बताया गया है, बस वहां पे एक ब्यौरा दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर बढ़ जाते हैं पादप जगत में, जहां पादप के बारे में बताया गया। और फिर उसके बाद आ जाते हैं कहां पे, जंतु जगत में, जहां पे जंतुओं के बारे में चर्चा की गई। तो ये हमारे सिलेबस का पूरा पैटर्न है। अब हम लोग जब जंतु जगत में जाते हैं, एक सेकंड के लिए, जब हम लोग जंतु जगत में प्रवेश करते हैं तो जंतु जगत में हमारे सामने जो प्रश्न आता है वह जंतु जगत का विभाजन दिखाया जाता है। और जंतु जगत के विभाजन में दिखा दिया जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हमें बता दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपका आ जाता है कौन सा, पादप जंतु जगत। और जंतु जगत का जब हम विभाजन करेंगे तो जंतु जगत को आपने 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है नॉन कार्डेट और एक है कार्डेट। फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया गया है, जहां से आपका पोरीफेरा से मिलता है, पोरीफेरा, कोलेंटेटा, उसके बाद आपका टिनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट। उसके बाद कार्डेट को फिर बांटा गया जो है आपका किसमें, पीसेज में और एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एप्स में और मैमेलिया में। ये पूरा वर्गीकरण है आपका जंतु जगत का। इतनी चीजें हमें यूनिट नंबर 1 में पढ़नी है, जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता। ये हमारा पूरा सिलेबस है, ये हमारा क्या है, पूरा सिलेबस है, और इसी पे हमें चर्चा करनी है। अब आप तैयार हैं कि नहीं, ये इस बात के लिए आप हमें लाइक करके बताइए, शेयर करके बताइए। अगर आपका सपोर्ट है तो आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये काम आगे बढ़ सकता है, आपके सपोर्ट से ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो अगर आप सबका इजाजत हो, आप सबकी, तो हम चैप्टर को स्टार्ट कर लें। और चैप्टर को हम लोग बड़े साफ शब्दों में, मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैं हर बार ये साफ शब्दों में बता के चलता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे इन सभी वीडियोज को जो कवर करने वाले हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से कवर करने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो आप बुक जरूर देखें, आप मेरे साथ पढ़ें, बुक को पढ़ें। नहीं इच्छा हो, आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। और मुझे भरोसा है कि आप कुछ और बेहतर कर पाएंगे। तो इस बात को हम लोग रमेश गुप्ता की बुक से पढ़ेंगे, एक एक करके वहीं से पढ़ेंगे, वहीं के सारे साक्ष्य को इकट्ठा करेंगे। जो चीजें इसके अलावा आपके कंपटीशन में पूछी जा रही, कंपटीशन में क्वेश्चन का फेज बदल के आ रहा है, उसके लिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी हम करवा रहे हैं। तो वहां पे आपको सारे प्रश्न हम करवा रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि देखिए इसकी भाषा शैली बदल करके पूछी गई। तो एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके कराए जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम के कराते हैं जो बायोलॉजी से संबंधित आता है। और जो हमारे मित्र अभी पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग नीट की भी क्लास स्टार्ट करने वाले। 31 मई से आपके नीट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसका माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, यानी हिंदी में आपको बताया जाएगा, नोट्स सब इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है।
तो पहली टॉपिक पे आ जाते हैं, सजीव क्या है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सुनना चाहें, ज्यादा सुनना जरूरी है क्योंकि सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। सजीव क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन का साइन लगा दीजिए। सजीव क्या है, तो आप सब कहते हैं सजीव क्या होता है। सजीव जीवों के एक रासायनिक क्रियाओं का संगठन है। तो यहां पर आप लिखेंगे सजीव जो होता है, सजीव जो 11th वाले हैं वो जरूर लिखें, सजीव जीवों के, बाकी जो बड़े हैं वो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। जीवों तथा उनके रासायनिक तत्व में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक से ऊर्जा का निर्माण होता है और एक विघटित होकर के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों चीजों की बात यहां करेंगे। रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट, रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट ठीक और जटिल संगठन है, और जटिल संगठन है। ठीक, अगर इसकी बात हम लोग इंग्लिश में करें तो आप कह सकते हैं लाइफ इज द स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स एंड द केमिकल रिस्पॉन्ड। कह रहा है कि जीवन जो है वो जैव दशाओं का यानी जीवित पदार्थों का रासायनिक क्रियाओं का एक मिला जुला समन्वय है या विशिष्ट और जटिल संगठन है, जिसे हम लोग सजीव कहते हैं। यानी सजीव पूरी तरह से किस पे निर्भर हो गया, केमिकल पर निर्भर हो गया। सजीव किस पे निर्भर हो गया, केमिकल पे, रसायन पर निर्भर हो गया। यह रासायनिक क्रियाओं का मिला जुला एक समन्वय है, एक संगठन है, एक जटिल संगठन है, जिसे हम लोग सजीव कह देते हैं। आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद होगा, हक्सले। आपने इनसे मुलाकात आपकी हुई है क्लास 11th में। जो लोग बच्चे हैं क्लास 11th वाले वो जाने, और जो लोग बड़े हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, बस हमारे साथ वो हमारा साथ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं बस। तो जो छोटे स्टूडेंट हैं क्लास 11th वाले जरूर ध्यान दें। हक्सले नामक साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात हुई थी क्लास 9th में, जब आप सेल प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे। तो वहां पे बताया गया था कि इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। याद होगा आपको, इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव्य है, जीवन का जीव द्रव्य, हिंदी में भी लिख लीजिए जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक क्या है, आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और यह बात किसने कही थी, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कही थी। ठीक है, यानी जीवन जो है वह रासायनिक प्रक्रियाओं से ही मिलकर के निर्भर होता है, और रासायनिक प्रक्रियाओं की जटिल प्रक्रिया जो होती है उसी से जीवन बनता है, और उसी को हम लोग जीवन कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे फिर पूछा गया कि जीवन क्या है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ लिया गया कि जीवन क्या है। पहला प्रश्न तो हमसे पूछा गया था सजीव क्या है, यानी सजीव आप लोग अच्छा पहले से हम लोग जानते हैं सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्लास 11th में आ गए तो थोड़ी सी भाषा शैली बदलनी पड़ेगी, और हम यहाँ लिखेंगे कि सजीव उन्हें कहते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों से पूछ लिया जाता है कि निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, तो छोटे बच्चे बड़े कहते हैं हम सजीव हैं और एक डेस्टर निर्जीव है। लेकिन एक्चुअली में ये निर्जीव नहीं है, ये तो पदार्थों से बना है, प्लास्टिक चीजें हैं। हम निर्जीव भले कह देते हैं लेकिन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो पदार्थ हो गया ना। या कोई पंखा दिखा देते हैं, लकड़ी दिखा देते हैं, लकड़ी कहाँ निर्जीव है, लकड़ी तो सजीव थी, अभी ये सूखी हुई लकड़ी है, यानी डेड वुड कह सकते हैं, मरी हुई लकड़ी कह सकते हैं। ये तो एक पेड़ से जब काटी गई तो पेड़ तो सजीव था। यानी निर्जीव क्या होता है, निर्जीव होती हवाएं, ताप, दाब, पानी, मिट्टी या कंकड़ पत्थर, ये सब निर्जीव में आ जाते हैं, ये सजीव में नहीं आते। ठीक है, तो हमसे सजीव कहा गया जिसमें जीवन पाया जाए, जीवन का आधार हो, और वह आधार रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर हो, उसे जीवन कह देते हैं। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना जीवन का आधार है, और इस बात को किसने कहा था, हक्सले ने। लेकिन हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जीवन क्या है, ये बताना है। ये प्रश्न आपके लिए खड़ा है, आपकी बुक ने लिखा कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, एनसीईआरटी। ध्यान सुनिएगा, रमेश गुप्ता ने नहीं लिखा है,
लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने लिखा कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक इसका आंसर हो सकता है दार्शनिक रूप से और दूसरा आंसर हो सकता है आपका जीव वैज्ञानिक तरीकों से। जब हम दार्शनिक तरीकों से बताएंगे कि जीवन क्या है, तो हम दार्शन का काम करेंगे और वहां पे बताएंगे बाबा की तरह कि मोह माया का त्याग करो, जो धन है बाबा को दान करो, ठीक है, अभी आरती आप लीजिए और इस दान को। तो ये दार्शनिक चीजें हैं, दर्शन की बातें हमें नहीं करनी। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, दर्शन में जो बताया जाएगा उससे हम लोग सीखेंगे। दर्शन जरूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम लोग प्रश्न पहले पे उत्तर नहीं देंगे, प्रश्न दूसरे के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जब प्रश्न दूसरे का उत्तर देने की हमारी बायोलॉजी प्रयास करती है, तो बायोलॉजी कहती है कि जीवन का एक शब्द में आंसर दे पाना या एक वाक्य में आंसर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जीवन में घटित होने वाली क्रियाओं को अगर हम एकत्रित करके आंसर देने का प्रयास करें तो हम बड़ी सरलता से उसके आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि जीवन मिली हुई प्राकृतिक क्रियाओं का, सजीवों का या पदार्थों का एक संगठन है और उससे जीवन का निर्माण होता है। तो जीवन की परिभाषा देना कठिन है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिखिए, जीवन की एक परिभाषा नहीं है। यहाँ आप लिख लीजिए तो आप लिखेंगे जीवन की एक परिभाषा, दिख रहा है ना, नहीं है। जीवन की एक परिभाषा नहीं है या परिभाषा देना कठिन है, एक परिभाषा नहीं है या परिभाषा देना कठिन है, परिभाषा देना जटिल है। ठीक है, परिभाषा देना क्या है, जटिल है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जीवधारियों के कुछ विशेष लक्षणों को जटिल है, अतः हम क्या करेंगे, जीवधारियों के कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान देंगे, विशेष लक्षणों पर ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा, देंगे जिससे क्या होगा, जल्दी बताइए, जिससे हम जीवन को परिभाषित कर सकते हैं, जिससे हम जीवन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित कर सकते हैं। दार्शनिक उत्तर बताते हैं। आपने आज तक क्या किया, तो आप कहेंगे कि स्टडी विद प्रदीप के वीडियोज को नहीं देखा। तो आपका एक जवाब होता है, उस जवाब को आप जानते हैं कि कृपा यहीं रुकी हुई। अगर कृपा को आगे बढ़ानी तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। अगर कृपा नहीं बरपेगी बाबा की तो आपका नुकसान हो सकता है। हालांकि मजाक कर रहे थे, सीरियस मत लीजिएगा। तो आपकी कृपा जो है यहीं पे रुकी हुई है, आप वीडियो को देखिए, नहीं तो कृपा के पास चले जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो प्रश्न ये था कि जीवन क्या है। हमने कहा जीवन का आंसर एक भाषा में दे पाना, एक शब्द में दे पाना संभव नहीं है। अतः हम कहते हैं कि जीवन जो है कुछ विशेष लक्षणों पर आधारित है, और उन लक्षणों को अगर हम ध्यान में दें तो हम परिभाषा की एक न्यूनतम इकाई तक पहुंच सकते हैं, परिभाषा की एक सरलतम इकाई तक पहुंच सकते हैं। तो कहा गया ठीक है, तो हमसे अगली हेडिंग हो जाती है जीवन यानी सजीव को परिभाषित करने के या जीवधारियों के लक्षण। तो अगली हेडिंग हम डाल देंगे जीव धारियों के लक्षण। अब इस प्रश्न का आंसर हमें देना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सबके भी अगर इंग्लिश में लिखना चाहे, कल से हम इंग्लिश में लिख दिया करेंगे, आज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण या सामान्य लक्षण, ये भी आपको बताना है। पहला लक्षण जीवधारियों का जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये वृद्धि करते हैं। जीवधारी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पहला वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। दूसरे लक्षण की बात कर लें, विकास और कल्याण, मोदी जी के दोनों भक्त हैं, उसमें से एक भक्त यहाँ पे। दूसरे जो है जनन है आपका, कौन, जनन, रिप्रोडक्शन। तीसरा जो है आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, उपापचय क्रियाएं या उपापचयन। उपापचयन मतलब उपचयन और अपचयन
यानी उपचयन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्रिया, उपापचयन और क्रियाएं। अगली हो जाएगी, बोलिए, कोशिकीय संगठन। फिफ्थ नंबर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन के बाद चेतना। आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ है, पैराग्राफ चेंज करके। चेतना, इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस के बाद अगर हम बात कर लें तो चेतना के अलावा और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे अनुकूलन। क्या हो जाता है, 6 नंबर बात कर लें तो अनुकूलन। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो और भी चीजें हो जाती हैं, संवेदना हो गया, अनुकूलन हो गया, ये हो गए, उपापचय हो गए, स्वयं संगठन की क्रिया या प्रतिक्रिया और उद्दीपन। प्रतिक्रिया और उद्दीपन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया और, बताइए, प्रतिक्रिया और क्या होगा दूसरा, उद्गमन, नहीं, प्रतिक्रिया और, हाँ, उद्गमन हो गए। इन 7 पॉइंट को जब हम पढ़ेंगे, इन 7 पॉइंट को क्लियर करेंगे तो इसी के साथ साथ हमारी अगली चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आप नहीं देख पा रहे हैं इसको ऐसे कर दीजिए तो दिखने लगे, ठीक है। तो इन 7 चीजों को हम लोग पढ़ करके, समझ करके सीखने वाले हैं। पहली टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और पहली टॉपिक को हम यहाँ पे नोट करने चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो पहली टॉपिक पे हम नोट करें और पहली टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहली टॉपिक आपकी है यहाँ पे, इकाई है आपकी फर्स्ट, इकाई कौन है, प्रथम है, और चैप्टर भी कौन सा है आपका, प्रथम है, और डे कौन सा है आपका, प्रथम है, ठीक है। और डेट कितनी है तो आप कहेंगे 16/4/2023। 120 दिन में चैप्टर खत्म करने का वादा है। आपकी बायोलॉजी से कुछ भी नहीं छूटेगा, इस बात का भरोसा रखिए। और आपकी बायोलॉजी आज के बाद फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस महासमर है, इस समर में आप सबका स्वागत है। शून्य से शिखर की जर्नी पे हम लोग निकले हैं। बेस से लेकर के टॉप तक की चीजों को सीखेंगे, चाहे जितनी परिश्रम करनी पड़ जाए, चाहे जितना वक्त लग जाए, चाहे जितना पसीने से भीगना पड़ जाए, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने मित्रों को जोड़ते रहें, ठीक। पहली हेडिंग पे बात करते हैं जिसका नाम क्या है, वृद्धि, ठीक। इसी को हम लोग लिखते हैं ग्रोथ। इसके बारे में चर्चा करिए वृद्धि पे। तो वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रोथ। अब ग्रोथ पे चर्चा करना है। जंतुओं में ग्रोथ 2 प्रकार से होती है, या जीवों में ग्रोथ कैसे प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। एक होती है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। और यहां हो जाता है इंक्रीज का वही हिस्सा आ जाता है यहाँ पे मास ऑफ सेल का बढ़ना, मास ऑफ सेल, यानी कोशिका का संख्या में वृद्धि होना और कोशिका के द्रव्यमान में या कोशिका के मास में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। तो यहां आप लिखेंगे कोशिका की संख्या में वृद्धि, या कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाए, या कोशिका के भार में वृद्धि हो जाए, या कोशिका के भार में वृद्धि। कह रहा है कोशिका की या तो संख्या में वृद्धि हो जाए या उसके भार में वृद्धि हो जाए, जिससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जीवों की क्या होगी, जिससे जीवों की वृद्धि हो गई, जीवों की वृद्धि हो गई। कह रहा है या तो कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाए या तो कोशिका के भार में वृद्धि हो जाए, इससे हम कहेंगे कि जीवों में भी वृद्धि हो रही। लेकिन कोशिका का विभाजन होना और कोशिका में वृद्धि होना, ये 2 क्रियाएं हो जाती हैं।
जैसे उदाहरण से समझते हैं, वृद्धि जो है ये पहले पादप में लिख देते हैं। वृद्धि कहां पे? पादप में। पादप में जो वृद्धि होती है यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती। पादप में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ऐसा क्यों होता है? आपसे पूछा जाएगा क्यों ऐसा होता, तो आप कहेंगे क्योंकि यहां पर विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं। विभजोतक ऊतक पाए जाते हैं और जिससे इनकी वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। जिससे इनकी वृद्धि जीवन पर्यंत, जीवन भर होती रहती। नंबर 2 की बात करते हैं, बी। किसकी? जंतु में। इनकी कोशिकाओं की वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि एक छोटा सा शिशु जब पैदा होता है, दोनों की बात करेंगे, पादप की भी और जंतु की भी। जब शिशु पैदा होता है, चाहे वो पादप का हो चाहे वो जंतु का हो, तो दोनों क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं। परंतु पौधे जो होते हैं जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, उनमें विकास चलता रहता है। लेकिन जो जंतु होते हैं उनमें एक उम्र तक वृद्धि होती है और जब उनका प्रजनन काल शुरू हो जाता है, प्रजनन काल के बाद वृद्धि होने की संभावना घट जाती है, यानी वृद्धि नहीं होती है, यानी निकलने वाला HGH हार्मोन जो होता है वह समाप्त हो जाता है और इनकी वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक, अब चूंकि इनकी वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी कोशिकाओं की जो संख्या होती है उससे प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जो प्रतिष्ठा है ये बढ़ जाएगी, यानी वो मोटे होने लगते हैं। पहले लंबाई बढ़ती, आपने अक्सर सुनना होगा कहते हुए घरों में कि अब लंबाई बढ़ेगी तो उसके बाद मोटापा आएगा। तो ये जीवों में शरीर की वृद्धि क्या होती है कि एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद प्रजनन काल शुरू होता है। प्रजनन काल के बाद धीरे धीरे जो है वृद्धि होना कम हो जाता है, यानी निकलने वाला, पिट्यूटरी से निकलने वाला HGH हार्मोन का लेवल घट जाता है और लंबाई में वृद्धि की मात्रा कम हो जाती है। फिर प्रचार आता है टीवी पे कि यदि आप हो गए हैं निराश, आपका नहीं हो रही है तब वृद्धि, तो आप अभी ऑर्डर करें बॉडी ग्रोथ पाउडर। ठीक, और उसे ऑर्डर करें, तुरंत ऑफर चल रहा है, समर सीजन का ऑफर है और आपको मिलेगा 2999 रुपए में। आपके सपने होंगे साकार। आप जरूर मंगाइए, जरूर पीजिए। परंतु ये तो प्रचार की बात है, काम की बात यह है कि उससे हो सकता है कि आपके एक पैर में 6 नंबर का जूता आए और एक पैर में 9 नंबर का आए। ऐसी समस्याएं आपकी खड़ी हो सकती हैं, बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा। और पौधे जो होते हैं, आपने पौधों में देखा होगा एक तरफ जो है, पौधों में एक तरफ है तो फ्लावरिंग हो रही है, फूल आए हैं, फल आ रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी शाखा में नई नई पत्तियों का विकास हो रहा है। आम में भी देखे होंगे, बबूल में भी देखे होंगे, सब जगह देखे होंगे, ऐसा होता है। यानी इसमें जीवन भर वृद्धि होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं और विभजोतक ऊतक का काम ही होता है उसकी वृद्धि करते रहना। ये तो हो गया जंतु पादप। अब ये एक समस्या बची है अभी, कौन सी? एक कोश की जीव और बहुकोश की। अभी बताइए, इन दोनों की समस्या बची हुई थी, इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ है। बहुकोश की जीव बताइए, जो एक कोश की जीव होता है उसमें कोशिका की वृद्धि क्या होती है कि यह कोशिका विभाजित होने जाती है। कोशिका जब वृद्धि करती है तो कोशिका वृद्धि करके क्या करती है? विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे कोशिका वृद्धि करना, कोशिका की वृद्धि करने का मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ना है। लेकिन चूंकि एक कोश की है तो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, कोशिका विभाजित हो जाती है। तो यहाँ वृद्धि का अर्थ विभाजन से है। चूंकि एक ही कोशिका है तो विभाजन हो जाता है।
बहुकोशिकी में कोशिका की वृद्धि का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, यानी कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना या कोशिकाओं के भार का बढ़ना। ठीक है, ये तो बहुकोशिकीय जीव हो गए। अब देखिए, हमसे पूछा जाता है कि क्या कोशिका एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, या कोशिका के आधार पे हम कह सकते हैं, या जीवों में वृद्धि के आधार पे क्या हमें बता सकते हैं कि ये जो है सजीव है। ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो आप कहेंगे कि जीवों के कोशिका की वृद्धि या कोशिका वृद्धि के आधार पे हम इस बात का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि सजीव है कि निर्जीव है। इस बात का निर्णय नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बहुत से सजीव निर्जीव चीजें भी ऐसी हैं, जैसे बालू का टीला है, पर्वत है, पठार है, इनमें वृद्धि होती है, यानी वृद्धि को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो यहां आप लिखेंगे कि वृद्धि, पैराग्राफ चेंज करके, वृद्धि किसमें, निर्जीव पदार्थों में भी होती है, जैसे किसमें, निर्जीव पदार्थों में भी होती है, जैसे बालू के टीले का बनना, बालू के टीले का बनना, बालू के टीले का बनना, बनाना हो गया, बनना, ठीक, या पर्वतों में वृद्धि होना, पर्वतों में वृद्धि, या पठारों में वृद्धि, ये सभी वृद्धि के कारण हम कह सकते हैं पठारों में वृद्धि। इन सभी, अतः नीचे से फिर लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि वृद्धि सजीव और निर्जीव के निर्धारण में, निर्जीव के